चलिए, आज हम केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में क्या है क्या नहीं है। तो ये वीडियो जो न्यूक्लिक एसिड हम बना रहे हैं ये केवल मतलब बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे। पॉइंट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पॉइंट ऑफ एग्जाम के हिसाब से मतलब जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बस उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ना बहुत ज्यादा किसी मतलब ब्रॉड डिस्कशन नहीं करूंगा। नॉर्मल नॉर्मल जो जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं बस वही सारी चीज डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं क्या है कैसे है। ठीक है, तो पहले लेंगे ये देखिए, है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर कंपाउंड containing कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। यानी न्यूक्लिक एसिड जो है आपका, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये पांच एलिमेंट हैं जो आपको मैक्सिमम दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं इन्हीं पांच चीज मतलब पांच एलिमेंट जो है बार बार आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और न्यूक्लिक एसिड, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, एक डीएनए एक आरएनए। डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड आर precursors ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। अब न्यूक्लिक एसिड में आपके पास डीएनओ डीएनए और आरएनए दोनों होता है। तो जो न्यूक्लियो आपका टाइड है वो डीएनए और आरएनए में भी पाया जाएगा। ठीक है, आते हैं अब फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में कहा गया था न्यूक्लिक एसिड आर कंसर्न विद द स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वाली जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोरेज और ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? न्यूक्लिक एसिड करता है। द यूनिवर्सल करेंसी ऑफ एनर्जी नेमली एटीपी इज ए न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव। जो आप जो यूनिवर्सल करेंसी होती है एनर्जी, यानी एनर्जी एक प्रकार की करेंसी के रूप में होती है। जो किस फॉर्म में होता है? एटीपी के रूप में पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स आर आल्सो कंपोनेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट कोएंजाइम लाइक एनएडी प्लस एंड एफएडी एंड मेटाबॉलिक रेगुलेटर सच एज सीएएमपी एंड सीजीएमपी। ठीक है, ये सारी चीजें एक बार देख लेना क्या है कैसे है। अब आपका जो न्यूक्लिक एसिड में आपने देखा कि डीएनए और आरएनए दो चीज पाया जाता है। तो जो डीएनए होता है ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड ये है। अच्छा, डीएनए में आप देख रहे हैं तो ये जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल आरएनए में एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब सोचोगे डीएनए में ये मॉलिक्यूल ये जो सब दिख रहे हैं ये क्या है। तो डीएनए में जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हम सारी चीज डिस्कस करेंगे कि डीएनए किन किन से मिलकर बना होता है और आरएनए कैसे बना होता है, सारी चीज देखेंगे। अभी हमको ये केवल देखना था कि डीएनए आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं वो कैसे दिखते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में बन सकता है तो ये आएगा कि डीएनए और आरएनए में मतलब कौन डबल हेलिकल होता है या कौन सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो आरएनए जो आपका है वो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है और डीएनए आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी एक एक करके सब चीज देखेंगे। अब जैसे देखिए क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड एक है और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड। जब आपका कोई शुगर हो, शुगर के साथ कोई बेस लगा दे। अच्छा, शुगर क्या होगा? जैसे पेंटा शुगर, पेंटोस टाइप का कोई शुगर हो, यदि उस शुगर के साथ में कोई बेस लगा हो तो आपका न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। अगर शुगर के साथ बेस लगा हो और बेस के साथ में शुगर के साथ कोई अटैचमेंट एक फास्फेट ग्रुप आ जाए तो आप कह देंगे न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। यानी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर ये है कि न्यूक्लियोसाइड में केवल शुगर और बेस पाया जाता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में शुगर और बेस के साथ साथ एक फास्फेट भी पाया जाता है जो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। और जब ऐसे न्यूक्लियोटाइड का रिपीटिशन हो जाता है, यानी एक बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलता बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ मिले होते हैं तो हम कह देते हैं वो हमारा न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर यही होता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से आएगा
कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड में शुगर बेस और फास्फेट होता है, और न्यूक्लियोसाइड में केवल शुगर और बेस होता है। अब कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड के कंपोजिशन क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड इज मेड ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। पहला नाइट्रोजनस बेस होता है। एक, अब जो नाइट्रोजनस जो हम बेस की चर्चा कर रहे हैं इसमें बेस होता है वो नाइट्रोजनस बेस होगा, मतलब ऐसा बेस होगा जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। और ये दो प्रकार के बेस पाए जाते हैं, एक आपका प्यूरिन होता है, दूसरा होता है पायरीमाइडिन। तो प्यूरिन और पायरीमाइडिन, ये भी देखेंगे कि प्यूरिन में कौन कौन से बेस आ रहे हैं और पायरीमाइडिन में कौन कौन से बेस आ रहे हैं, वो सब देखेंगे। लेकिन अभी इतना समझना है कि न्यूक्लियोटाइड्स में तीन कंपोनेंट होते हैं, पहला नाइट्रोजन बेस और दूसरा पेंटोज शुगर होता है। अब ये चाहे राइबोज हो या डीऑक्सी राइबोज हो, अब राइबोज क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज क्या होता है, सब देखेंगे। अभी बस इतना समझिए कि न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होता है, और जो तीसरा है वो फास्फेट ग्रुप होता है जो स्ट्रिफाइड होता है शुगर से। ठीक है, यानी अगर फास्फेट ग्रुप का जो अटैचमेंट होता है वो कहाँ से अटैचमेंट होगा, शुगर से होगा, ना कि बेस से होगा। When a base combine with a pentose sugar, a nucleoside is formed। वही बात बताया गया है कि अगर आपके पास कोई पेंटोस शुगर होगा और कोई बेस होगा तो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। अगर आप एक फास्फेट लगा देते हैं तो आपका न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अब जैसे इसमें कहा गया है when the nucleoside is esterified to a phosphate group it is called a nucleotide or nucleoside monophosphate। देखो इसमें समझाया गया है कि अगर बेस और शुगर हो, ये आपका बेस है क्योंकि बेस, और ये आपका शुगर है, नहीं ये आपका बेस है ये आपका शुगर है। अगर आप, क्योंकि शुगर जो होता है पेंटोस होता है, तो ये पांच कार्बन का है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है, तो ये आपका हो गया शुगर। और ये आपका एक बेस हो गया जो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन बेस होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब बेस और शुगर में हम एक फास्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं, और फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा कहाँ से, जो आपका शुगर रहेगा। अगर शुगर से फास्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं यानी बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट, तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। यानी बहुत माइन्यूट सा अंतर है कि अगर फास्फेट रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड, अगर फास्फेट नहीं रहेगा तो न्यूक्लियोसाइड। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। अब इसमें दिखा दिया गया है कि देखिए न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, ये शुगर है, ये आपका बेस है। शुगर पेंटोस टाइप का शुगर है, ये बेस है। अगर शुगर बेस है तो न्यूक्लियोसाइड है, और अगर शुगर और बेस के साथ साथ जो शुगर से अटैचमेंट एक फास्फेट ग्रुप हो जाएगा तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आप देखते हैं। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक बेस। अब जो बेस की हम बार बार कह रहे हैं कि बेस होगा, तो बेस दो प्रकार का होता है, एक आपका प्यूरिन एक आपका पायरिमिडीन, और दोनों नाइट्रोजन बेस होना चाहिए। तो जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड में, वो डिवाइड होता है दो प्रकार से, एक प्यूरिन्स एक पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और पायरिमिडीन्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, अब प्यूरिन्स में भी कुछ और टाइप के बेस होते हैं और पायरिमिडीन्स में और टाइप के बेस होते हैं, वो हम देख लेते हैं एक एक करके। अब देखो प्यूरिन्स बेस में दो होते हैं, एक आपका होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। यानी टू प्रिंसिपल प्यूरिन्स बेसेस आर प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। यानी जो प्यूरिन बेस है, प्यूरिन बेस कितने हैं, दो हैं, एक एडेनिन और ग्वानिन। और ये दोनों एडेनिन ग्वानिन ये दोनों बेस डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो ये है आपका एडेनिन, ये आपका है ग्वानिन। एडेनिन ये भी डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है, और जो ग्वानिन है ये भी डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। तो एडेनिन और ग्वानिन में अंतर क्या है कि एडेनिन में यहाँ NH2 ग्रुप है, और ग्वानिन में क्या होता है, NH2 ग्रुप यहाँ के बजाय इस पोजीशन पर आ जाता है और यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच हो जाता है। अंतर ध्यान रखना, एडेनिन और ग्वानिन में, एडेनिन में क्या होता है कि ये NH2 ग्रुप यहाँ यहाँ पर प्रेजेंट है, और जब ग्वानिन की बात करेंगे तो यही NH2 ग्रुप यहाँ चला जाएगा इस कार्बन पर, और यहाँ एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। ये प्यूरिन बेस थे। अब पायरिमाइडिन बेस देख लेते हैं। देखो पायरिमाइडिन बेस जो होता है, ये तीन बेस, इसमें तीन होता है, एक साइटोसिन यूरासिल थायमीन। अब जो क्योंकि जो आपका साइटोसिन यूरासिल थायमीन है, इसमें आप देखिएगा
तो जो साइटोसिन है ये डीएनए आरएनए में पाया जाता है, लेकिन थाइमीन जो बेस है ये केवल केवल डीएनए में पाया जाएगा, और यूरासिल जो बेस है वो केवल केवल आरएनए में पाया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है और कौन सा बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में आपका यूरासिल नहीं पाया जाता है और आरएनए में आपका थायमीन नहीं पाया जाता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन कंपलसरी है आना। ठीक है, थायमीन किसमें होगा? डीएनए में होगा। यूरासिल किसमें होगा? आरएनए में होगा। ठीक है, कौन नहीं होगा कौन होगा, अब घुमा फिरा के बात एक ही है, चाहे नहीं पूछे चाहे पूछे है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ समझाया गया है, देखो कैसे। इसमें कहा गया है, ये देखो बेसिक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। वही 5 कार्बन का ये शुगर है। अब ये शुगर यदि दो प्रकार का, एक होता है आपका शुगर जो है राइबोज ही होंगे, लेकिन एक डीऑक्सी होता है एक ऑक्सी होता है। जब ऑक्सी राइबोज होगा तो आरएनए में पाया जाएगा। कैसा? ऑक्सी। ऑक्सी का मतलब ये हुआ कि इसके इस कार्बन वाले पोजीशन में जो ओएच ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, देख रहे हैं ध्यान से, जो ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो ये ऑक्सी राइबोज हुआ, और ऑक्सी राइबोज आरएनए में पाया जाता है। अगर ये OH ग्रुप ना हो, यहाँ पे केवल केवल कैसा हो, H हो, केवल एक हाइड्रोजन लगा हो, तो ये डीऑक्सी शुगर हो गया। डीऑक्सी का मतलब हुआ यहाँ से एक ऑक्सीजन गायब हो गया, और जब एक ऑक्सीजन गायब हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज। और डीऑक्सी राइबोज कहाँ पाया जाता है? डीएनए में। तो आरएनए और डीएनए में जो शुगर होता है उसमें डिफरेंस बस इतना होता है कि आरएनए में ऑक्सी राइबोज होता है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होता है, याद रखना। ठीक है, ये दो मेन डिफरेंस है, ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पक्का है बनेंगे। अब आ जाता है ये शुगर के बारे में, हमने देख लिया शुगर का क्या क्या मतलब, किस टाइप के, दो टाइप के होते हैं, एक आपका डीऑक्सी और एक आपका ऑक्सी। ऑक्सी होगा आरएनए में, डीऑक्सी होगा डीएनए में। नाम से क्लियर हो रहा है कि डीएनए मतलब डीऑक्सी। ठीक, अब बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजिनस बेस में जैसे अभी हमने बताया कि नाइट्रोजिनस बेस में आपके पास जो प्यूरिन्स टाइप के बेस होते हैं, एडेनिन ग्वानिन, ये तो डीएनए आरएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। ग्वानिन एडेनिन दोनों आरएनए डीएनए में पाया जाता है, लेकिन जब आप पायरिमाइडिन्स की बात करते हैं तो पायरिमाइडिन्स में जो 3 प्रकार के बेस होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन, इसमें से साइटोसिन तो कंपलसरी है पाया जाएगा, लेकिन यूरासिल और थायमीन में एक होता है जो आरएनए में पाया जाता है और एक होता है जो डीएनए में पाया जाता है। तो जो आरएनए में पाया जाता है वो होता है यूरासिल, और जो आपका डीएनए में पाया जाता है वो आपका होता है थायमीन। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने थे वो ये थे कि डीएनए में कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सी। आरएनए में कौन सा शुगर होता है? ऑक्सी। और डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है? थायमीन। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट नहीं होता है? थायमीन। प्रेजेंट कौन होता है? यूरासिल। घुमा फिरा के चाहे जैसे कुछ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। बाकी और इस स्लाइड से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लेना। बस ये, बस यही था, बहुत छोटा सा वीडियो है, क्योंकि हम ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ना, बहुत ज्यादा जाएंगे, बस उतना देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं बस उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका सिलेबस भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, केवल नॉर्मल नॉर्मल बेस क्या है, बेस के बारे में बताना, यही सब है। उसके बाद डीएनए आरएनए के बारे में उनकी स्ट्रक्चर क्या है वो सब देखेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। जहां तक जानते हैं एक वीडियो ये होगा, एक वीडियो और लगेगा आपका ये डीएनए, वो क्या कहते हैं, हाँ, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड खत्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। ठीक है।